नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में हमने उसे परिभाषित किया था और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया था। प्यारे बच्चों, अब हम राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो राजनीति का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि मनुष्य का कार्यकलाप। जब हमने राजनीति क्या है के बारे में अध्ययन किया था, उस समय हमने ये बताने का प्रयास किया था विद्यार्थियों कि राजनीति का क्षेत्र हमारे सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सभी राजनीतिक के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, राजनीति का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि मनुष्य का कार्यकलाप। जो मनुष्य कार्य करता है वो सब राजनीति के अंतर्गत ही आता है। जीवन का कोई क्षेत्र या पहलू ऐसा नहीं जो राजनीति से अछूता रह सके। उदारवादियों ने राजनीति का रिश्ता सिर्फ सरकारों और नागरिकों तक ही सीमित रखा, जबकि मार्क्सवादियों ने उत्पादन के साधनों पर भी सरकार के स्वामित्व की बात मानी है। कहने का मतलब ये है कि उदारवादी कहते हैं कि राजनीति का रिश्ता, ये राजनीति का संबंध किससे है? सरकार और नागरिकों से है। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का स्वामित्व होता है। आज के नारीवादी लेखक तो पारिवारिक और घरेलू मामलों में भी राज्य के हस्तक्षेप की वकालत भी करते हैं। इस प्रकार राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र अब बहुत व्यापक हो गया है, बहुत ही विस्तृत हो गया है बच्चों। इसलिए सिद्धांत शास्त्रियों को बहुत से विषयों के संबंध में सिद्धांतों का प्रतिपादन करना पड़ता है और परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत शास्त्री जिन प्रश्नों से जूझते रहे हैं उनमें से कुछ खास प्रश्न जो है, खास जो बिंदु हैं, वो इस प्रकार से इंगित किए गए हैं। सबसे पहला बिंदु आता है राज्य की उत्पत्ति और सरकार के विभिन्न रूप। प्यारे बच्चों, राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के विषय में प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत गंभीरता से विवेचन होता रहा है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है। कोई दैवीय उत्पत्ति बताता है, कोई कहता है ये मानवकृत है। उसकी प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए, उसका स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आने चाहिए। इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा, विस्तृत विवेचन प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। उसके साथ साथ सरकार के विभिन्न रूप, जिसमें कि हम राजतंत्र की बात करते हैं जिसमें राजा का शासन होता है, कुलीन तंत्र जिसमें धनिकों का शासन होता है, लोकतंत्र जिसमें जनता का शासन होता है, संसदीय जिसमें संसद सर्वोच्च होती है, अध्यक्षात्मक में अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। इन सभी प्रकार के सरकार के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन किया जाता है। सरकार के गठन को लेकर कई तरह के निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं और आमतौर पर सिद्धांत शास्त्रियों ने इन प्रश्नों को उठाया कि विधानमंडल एक सदनीय होना चाहिए कि दो सदनीय होना चाहिए, सक्षम या कुशल कार्यपालिका के क्या लक्षण होते हैं और न्यायपालिका को स्वाधीन बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कि राजनीति सिद्धांत या राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और सरकार के विभिन्न रूप क्या क्या है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बच्चों बात आती है स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे महान आदर्शों की बात आती है, जिसमें हमने प्लेटो और अरस्तु के काल से लेकर आज तक जो विचारक हुए हैं उनके नाम बहुत सी विचारधाराओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, समाजवाद और गांधीवाद। इन सभी विचारधाराओं को हमने पिछले अध्याय में विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया था और इसमें हम उदारवादियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की स्थापना के लिए जो संघर्ष किया उसकी सराहना कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने भी की है। कहने का मतलब, उदारवादियों ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की स्थापना के लिए जो
कार्य किए उसकी सराहना कार्ल मार्क्स, जो मार्क्सवादी विचारक हैं, एंगेल्स, उन्होंने भी उनको सराहा है। उन्होंने यह जरूर कहा कि सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा जब समाज में वर्ग भेद मिट जाएंगे। मार्क्सवादी कहते हैं कि जब सच्चा लोकतंत्र या वास्तविक लोकतंत्र तभी आ सकता है जब समाज में किसी प्रकार के वर्ग नहीं होंगे। गांधी जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का अधिकतम विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब राजनीतिक शक्तियां जो हैं वो विभिन्न स्तरों पर विभाजित होनी चाहिए और आर्थिक शक्तियां भी विभिन्न स्तरों पर विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि भारत में हम बात करते हैं केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और यहाँ तक कि गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन की बात भी की है। उनके अनुसार प्रशासन, उत्पादन और वितरण सभी के मूल इकाई ग्राम है और इसी प्रकार से उन्होंने ग्राम स्वराज्य का नाम उसे दिया और ग्राम पंचायतों को भारत में स्थापित करने का हर संभव उन्होंने प्रयास किया। आगे बात आती है बच्चों मानवीय समूह, वर्गों और संस्थाओं का अध्ययन। मानवीय समूह, वर्गों और संस्थाओं के अध्ययन से क्या अभिप्राय है कि राज्य या सरकार का अध्ययन हम मानवीय समूहों, वर्गों और संस्थाओं से अपने को अलग रखकर नहीं कर सकते। कोई एक संघ या समुदाय हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए बहुलवादी विचारक बारकर, लास्की और मैकाइवर, जिसका हमने पिछले अध्याय में भी अध्ययन किया था, कि इस कथन में सच्चाई है कि राज्य को अन्य समुदायों, परिवार, जनजातीय समूह, मजदूर संघ, व्यवसायिक संघ, छात्र, महिला संघों और सांस्कृतिक और धार्मिक संघों की स्वाधीनता का आदर करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि राज्य या सरकार का अध्ययन ही केवल वही अध्ययन ही काफी नहीं है। इसके अलावा राज्य के अंतर्गत और भी जो संस्थाएं हैं, मानवीय समूह हैं, वर्ग हैं, उन सभी का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मार्क्सवादियों द्वारा प्रतिपादित वर्ग संरचना का सिद्धांत भी हमारे अध्ययन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और मार्क्सवादियों का कहना है कि जिस वर्ग के हाथों में उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम और पूंजी होते हैं, वही वर्ग देश का शासन करता है। अर्थात मार्क्सवादी कहते हैं कि पूंजीपतियों के पास ही श्रम, भूमि, पूंजी और ये सभी देश का शासन पूंजीपतियों के पास ही होता है और वही राज्य को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। मार्क्सवाद के प्रसार के साथ ही साथ उसकी कुछ प्रमुख मान्यताओं की भी आलोचना हुई है। लोकतांत्रिक समाजवादी बर्नस्टाइन, सिडनी वेब, बर्नार्ड शॉ आदि जो लोकतांत्रिक समाजवादी विचारक हैं, उन्होंने पूंजीवाद का विरोध अवश्य किया, पर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों में उनकी अटूट निष्ठा बनी हुई है। वे वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सामंजस्य में विश्वास रखते हैं। देखो विद्यार्थियों, जैसा कि बहुलवादियों ने कहा कि राज्य के अंतर्गत जो अन्य समुदाय हैं, परिवार, जनजातीय समूह, मजदूर संघ, व्यवसायिक संघ, छात्र व महिला संगठन, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन, सभी की स्वाधीनता या सभी के अस्तित्व पर विचार करना जरूरी है और राज्य के अंतर्गत, राज्य के अलावा, राज्य और सरकार के अलावा इन संस्थाओं को भी महत्ता प्रदान की गई है। मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य के अंतर्गत जो वर्ग सबसे अधिक शक्तिशाली है वह वर्ग है पूंजीपति वर्ग और उसी के पास भूमि, श्रम और पूंजी है। इसलिए वर्ग संरचना के सिद्धांत को भी महत्ता प्रदान की गई है। इसी प्रकार से जो लोकतांत्रिक समाजवादी विचारक हैं, जिसमें नाम आता है बर्नस्टाइन, सिडनी वेब और बर्नार्ड शॉ, वो ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग सामंजस्य में हमें विश्वास रखना चाहिए। तो देखो आप तीनों ही विचारधाराएं किस प्रकार से राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत तीनों ही विचारधाराएं अलग अलग बातों को कहती हैं कि राजनीति सिद्धांत के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम हर एक विषय को लेकर के चलते हैं। आगे बात आती है बच्चों राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनावी राजनीति से जुड़े प्रश्नों की समीक्षा। राजनीतिक दल, मताधिकार, मत देने का अधिकार, चुनावी राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न क्या हैं? सिद्धांत शास्त्रियों ने राजनीतिक दलों की न सिर्फ परिभाषा ही दी है, बल्कि उनकी संरचना, उनके कार्य और उनके प्रकारों पर भी प्रकाश डाला है। वे देश
जिनमें सरकारी विचारधारा वाली सिर्फ एक ही पार्टी होती है, सर्वाधिकारवादी शासन पद्धति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब जिस राज्य में एक ही दल होता है या एक ही सरकारी विचारधारा होती है, वहां पे शासन कैसा होता है? वहां पे शासन होता है सर्वाधिकारी शासन पद्धति। वहां पे एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार या एक ही पार्टी के पास सारे अधिकार होते हैं। ऐसे शासन व्यवस्थाएं कौन सी होती हैं? कम्युनिस्ट और फासिस्ट देशों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब ऐसी सरकारें कौन सी होगी? कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी और फासीवादी जो सरकारें हैं वो इसी श्रेणी में आती हैं। दूसरे कुछ ऐसे देश भी हैं जहां कोई प्रभावी राजनीतिक विचारधारा नहीं पाई जाती, जहां सैनिक पदाधिकारी या असैनिक वर्ग बल प्रयोग द्वारा सत्ता हथिया लेते हैं। और एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बहुत से देश एक दलीय व्यवस्था का शिकार भी हो चुके हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं बर्मा, म्यांमार की, ईरान, सऊदी अरब और तंजानिया की। ये देश स्वेच्छाचारी शासन पद्धति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मताधिकार और प्रतिनिधित्व के विषय में बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। एक लंबे अरसे तक महिलाओं को मताधिकार से भी वंचित रखा गया। इसके लिए तरह तरह की दलीलें भी दी गई और अंत में बालिग मताधिकार के सिद्धांत की भी जीत हुई। तो प्यारे बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र में और कौन सी बातें आ जाती हैं? वो बातें आती हैं राजनीतिक दल, मताधिकार संबंधित व्यवस्थाएं और चुनावी राजनीति और सरकार। भारत विश्व में किस किस प्रकार की सरकारें हैं? सर्वाधिकारवादी शासन पद्धति की सरकारें हैं, एक दल की सरकारें हैं जिसमें कम्युनिस्ट और फासिस्ट की बात आती है, और ऐसी सरकारों की भी बात आती है जहां पे सैनिक पदाधिकारियों का अधिक बोलबाला रहता है। तो इन सभी विषयों को लेकर के राजनीतिक सिद्धांत में चर्चा की जाती है। उसके क्षेत्र में ये सब चीजें जो है चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है मानवीय व्यवहार का अध्ययन, कि मानव का व्यवहार किस प्रकार का है, राजनीति को लेकर के किस प्रकार की विश्वास, किस प्रकार की आशाएं वो रखता है। हम बात करें मानवीय व्यवहार के अंतर्गत न सिर्फ प्रकट क्रियाएं बल्कि व्यक्तियों की प्रवृत्तियां, उनके विश्वास और उनकी अपेक्षाएं भी शामिल होती हैं। व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाने में इन विद्वानों का विशेष योगदान रहा है। कौन से विद्वान हैं? हेरल्ड लॉसवेल, जी आमंड, जेम्स कॉलमैन और सुप्रसिद्ध लेखक हैं डेविड ईस्टन। इन्होंने मानव के व्यवहार पर बहुत ही गहन अध्ययन किया है और डेविड ईस्टन का नाम व्यवहारवादी क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। हमने इसे पिछले अध्याय में भी हमने इसे जानने का प्रयास किया था, जिसमें हमने कहा था कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन ये व्यवहारवादी अवधारणा का ही एक कोटेशन है। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक दलों, दबाव गुटों, जनमत, मतदान आचरण, व्यवस्था विश्लेषण पर भी विशेष बल दिया है और तथ्यों के संकलन के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए हैं, जैसे चुनाव परिणामों की समीक्षा, मतगणना, जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण। व्यवहारवादियों ने राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने पर भी बल दिया है। व्यवहारवादियों ने विशुद्ध विज्ञान बनाने पर किस लिए बल दिया है? क्योंकि व्यवहारवादी जो है तथ्यों पर अधिक बल देते हैं, उसकी वैज्ञानिकता पर अधिक बल देते हैं, इसलिए उसे एक प्योर साइंस बनाने का डेविड ईस्टन ने, आमंड ने, पावेल ने ये बहुत ही अध्ययन करके उसे व्यवहारवादियों ने राजनीति को एक विज्ञान, एक साइंस बनाने पर बहुत जोर दिया है। इसके बाद बात आती है बच्चों नारीवाद अथवा नारी आंदोलन। जब सभी देशों में नारी जाति के विरुद्ध षड्यंत्र होते रहे तो यह स्वाभाविक ही था कि इन साजिशों पर भी पर्दा उठाना चाहिए। नारी आंदोलन के प्रणेताओं की यह दलील बड़ी सार्थक है कि उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों तरह के लेखकों ने एक लंबे अरसे तक नारी उत्पीड़न के विरुद्ध जोरदार आवाज नहीं उठाई। इन्होंने सिर्फ वर्ग संघर्ष और व्यक्ति के स्वतंत्रता पर ही अत्यधिक जोर दिया। उदारवादी लेखकों की मान्यता यह रही कि पारिवारिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप उचित नहीं है, जबकि मार्क्सवादी लेखक ने आर्थिक वर्गों तक ही अपना ध्यान केंद्रित रखा और पारिवारिक मामलों को अपने अध्ययन का विषय नहीं बनाया। 1970 के दशक में नारी मुक्ति के सवालों को लेकर बहुत से गंभीर प्रयास भी किए गए और पश्चिम में तो इस तरह के अध्ययन 1960 के दशक में भी शुरू हो चुके थे। स्त्री के सवालों
पर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी समाजों में गहरा मतभेद है। फिर भी सभी लेखकों ने इन बातों पर प्रकाश डाला कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। तो प्यारे बच्चों, राजनीति सिद्धांत के विषय क्षेत्र में नारी से संबंधित विषय और नारीवादी आंदोलन जो है एक विशेष महत्ता रखता है और इसको भी इनके विषय क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब उसके बाद बात आती है प्यारे बच्चों राष्ट्र राज्य और वैश्वीकरण की, कि राष्ट्र राज्य क्या होता है और वैश्वीकरण क्या है और इन विषयों को किस प्रकार से राजनीति के सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। यद्यपि राष्ट्र राज्य एक ऐतिहासिक सच्चाई है और हम सभी को अपनी अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व है, पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया राष्ट्र राज्यों के लिए एक खुली चुनौती है। अनेक ऐसे कारक हैं जो राष्ट्र राज्यों की प्रभुसत्ता को सीमित करते हैं, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्षेत्रीय संगठन जिनके अंतर्गत हम यूरोपीय संसद और आसियान की भी चर्चा कर सकते हैं। राज्यों द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं और जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर इन सभी कारकों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। राष्ट्र राज्य और प्रभुसत्ता का वर्णन करते समय यदि राजनीतिक विचारक इन सब बातों पर बल न दें तो उनका अध्ययन अपूर्ण और अधूरा ही लगेगा। प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताने का प्रयास किया है, इसमें यह समझाने का प्रयास किया है प्यारे बच्चों कि राष्ट्र राज्य से क्या मतलब है कि एक ऐसा राज्य जो प्रभुता संपन्न राज्य है, जो आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि जैसे वैश्विक संगठन है, जैसे विश्व व्यापार की हम बात करते हैं, WTO की, विश्व व्यापार संगठन WTO की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, क्षेत्रीय संगठन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, यूरोपीय संसद यानी यूरोपियन पार्लियामेंट है उसकी हम बात करते हैं। इन सभी संगठनों के माध्यम से जो नीतियां, नियम, निर्णय किए जाते हैं वो सभी राष्ट्र राज्यों को मान्य होते हैं। तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है प्यारे बच्चों। और दूसरी बात यह भी बताई गई है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने जिस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा पूंजी निवेश को एक देश से दूसरे देश में पूंजी निवेश को बढ़ाया है, संचार के साधनों को बढ़ाया है, इस प्रकार से राष्ट्र राज्य की अपनी कोई अस्मिता या अपनी कोई प्रभुसत्ता या अपने को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता में क्षति हुई है। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी संगठनों का भी अध्ययन करना होगा। ये किस प्रकार से राज्यों पर प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से उनकी नीतियों पर प्रभाव डालते हैं, इनको भी राजनीति सिद्धांत के क्षेत्र में, विषय क्षेत्र में लिया गया है। इसके बाद बात आती है बच्चों शक्ति की अवधारणा। शक्ति की अवधारणा से क्या अभिप्राय है बच्चों? शक्ति की अवधारणा यानी कि शक्ति का विज्ञान। कई प्रमुख लेखक हैं जो राजनीति को क्या कहते हैं? राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहते हैं, जिसमें नाम आता है मैक्स वेबर का, जॉर्ज कैटलिन का, हेरल्ड लासवेल का और इसके अलावा रॉबर्ट डेल का भी नाम आता है। तो शक्ति की अवधारणा को विशेष बल राष्ट्र राज्यों के उदय से ही मिला है। इसके अलावा राष्ट्र राज्यों के शक्ति की अवधारणा के अंतर्गत रॉबर्ट डेल ने शक्ति, प्रभाव और सत्ता को राजनीति की प्रमुख विषय वस्तु भी माना है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है मैक्स वेबर का, जो राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। राजनीतिक शक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखती है, जिनके पीछे बल प्रयोग की धमकी रहती है। बल प्रयोग की धमकी नकारात्मकता भी हो सकती है और सकारात्मकता भी हो सकती है। तो बल प्रयोग की धमकी में मतलब नकारात्मकता भी हो सकती है और सकारात्मकता भी हो सकती है। विरोधियों को दंडित करना शक्ति नकारात्मक रूप में, जबकि धन या सम्मान देकर समर्थकों को पुरस्कृत करना सकारात्मक रूप में शक्ति को दर्शाया जाता है, यानी कि बल को दर्शाया जाता है। अगर शक्ति, प्रभाव और सत्ता में आपस में बैलेंस होता है, समतुल्यता होती है, सामंजस्य होता है, तो हम राजनीतिक शक्ति को हम सकारात्मक रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी ने अपराध किया है तो यदि उसे दंड देते हैं, उस विरोधियों को दंड दिया जाता है, तो शक्ति नकारात्मक रूप में दर्शाई जाती है।
अब बात आती है प्यारे बच्चों जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर की। इन्होंने राजसत्ता को 3 भागों में तीन स्रोतों में गिनाए हैं। एक स्रोत गिनाया है परंपरागत सत्ता, दूसरा स्रोत बताया है करिश्माई सत्ता और तीसरा है कानूनी अधिकारी तंत्र से प्राप्त सत्ता। राजतंत्र को सत्ता का परंपरागत रूप कहेंगे। राजतंत्र जो राजा का शासन होता है जिसमें राजा वंशागत आधार पर शक्तियों का उपयोग करता है। करिश्माई सत्ता वो होती है जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी की बात आती है, जहां पे वैध सरकारों का तख्ता उलटकर स्वयं शासक खुद बन जाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सुकरात और गांधी भी करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक थे और इसमें हम जवाहरलाल नेहरू जी की भी बात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति का आधार चुनावों में उनकी विजय माना जाता है और उनके आदेशों का पालन इसलिए होता है कि वह राष्ट्रपति है, इसलिए नहीं कि वह जॉर्ज बुश है। परंतु मैक्स वेबर ने यह कहा है कि इनमें से कोई भी वर्गीकरण अपने आप में पूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्ति के दोनों स्रोत हो सकते हैं, करिश्माई भी हो सकते हैं और कानूनी भी हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण की समस्याएं। अब विकास से संबंधित समस्याएं और आधुनिकता से संबंधित विकास से संबंधित विषय और आधुनिकता से संबंधित विषय और पर्यावरण संबंधित जो विषय हैं वो भी राजनीति शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित हो चुके हैं। समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव की वजह से लेखकों का ध्यान सामाजिकरण, विकास, गरीबी, असमानता, सामाजिक रोष और संघर्ष की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ है और विकासशील देशों के राजनीतिक विकास को रेखांकित करने में मुख्य भूमिका इन लेखकों की रही है, जिसमें नाम आता है फ्रेडरिक रिक्स का, जी आमंड का, डेविड एप्टर का, जेम्स कॉलमैन का। इन्होंने जातिवाद, दलित राजनीति, ईसाई मिशनरी तथा गरीब लोगों की तरह तरह के प्रलोभन देकर ईसाई बनाने की कोशिश है और अल्पसंख्यकवाद अब भारतीय राजनीति के प्रमुख बिंदु बन चुके हैं। तो मतलब ये जातिवाद, दलित राजनीति, ईसाई मिशनरी, गरीब लोगों का तरह तरह से प्रलोभन करके वोटों की राजनीति तक ले जाना या धर्म परिवर्तन करना, अल्पसंख्यकवाद, ये सभी राजनीति के मुख्य विषय बन चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटना और मनुष्य जाति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन चुका है और प्राकृतिक संसाधन केवल हमारे लिए नहीं है, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हैं। पर्यावरण संरक्षण के बहुत से उपाय सुझाए भी गए हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, वन संरक्षण, औद्योगिक विकास के लिए साफ सुथरी तकनीक को अपनाना। ये इस संबंध में महात्मा गांधी की इस सीख पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपनी आवश्यकताएं कम की जाएं। अपनी आवश्यकताएं कम की जाएंगी तो निश्चित रूप से ही पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा? हमने राजनीति के अंतर्गत, राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत या राजनीति विज्ञान हम कह सकते हैं, इसके अंतर्गत हमने विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि इसके अंतर्गत हम किन किन विषयों को लेकर के चलते हैं, जिसमें कि इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से उदारवादी कहते हैं कि मनुष्य के साथ मनुष्य जो भी कार्यकलाप करता है राज्य के अंतर्गत, वे सभी कार्यकलाप जो है राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो हम यहाँ ही समाप्त करते हैं, ये लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और उसके स्वरूप को लेकर के। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की है, परंपरागत रूप में और आधुनिक रूप में दोनों ही चिंतनों को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और नमस्कार और धन्यवाद।